बाजार पर क्या होनी चाहिए रणनीति, ये विस्तार से समझते हैं और इसके लिए चलते हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत सर के पास। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, एफआईआईज की बिकवाली, इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है और पिछले 5 दिन की खरीदारी के बाद फिर से जो है एफआईआईज बिकवाली का रुख अपना रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसी पर अपना टेक दीजिए। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें अगर देखें तो एफ का काफ़ी बिकवाली देखने को मिला और बड़े स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। हम एच में देख रहे हैं, इन्फोसिस में देख रहे हैं, ICICI बैंक, TCS, रिलायंस। तो ये सारे जो मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें हमको बिकवाली देखने को मिल रही है और हाई डिलीवरीज के साथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्जिन का कोलैटरल्स जो है वो उसमें थोड़े से सेलिंग देखने को मिल रही है। कहीं जिन्होंने काफ़ी मार्जिन ट्रेड करके रखा होगा उनको तो सर सेटबैक मिला होगा, तो उसकी वजह से कोलैटरल्स काफ़ी बिके हैं, वो भी हो सकता है। और दूसरा जो है कि टेक स्टॉक्स में जो प्रेशर चल रहा है उसके चलते काफ़ी गिरावट देखने को हमको मिल रही है। काफ़ी सारे टेक स्टॉक्स में, फ्रंट लाइन टेक स्टॉक्स में, इन्फोसिस, TCS, इन सारे स्टॉक्स में हमको देखने को मिल रही है। बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो HDFC में काफ़ी दिनों से हमको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसके तहत हमने स्टॉक डिलीवरी भी बहुत हाई देखी है। इस मार्केट को हम देखें तो एक तरह से ये मार्केट जो है अभी एक सीमित दायरे पे रहने वाला है। नीचे की तरफ इसका बायस है जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता। और और नया जो ट्रिगर जो होगा वो दो तरीके से होगा। एक अर्निंग्स अपग्रेड के थ्रू होगा और एक फंड फ्लो मोमेंटम के थ्रू होगा। और फंड फ्लो मोमेंटम अभी थोड़ा सा थम सा गया है और अर्निंग्स जो अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स हैं अभी हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में और हफ्तों में कि कैसे कंपनीज़ की अर्निंग्स चेंज होती हैं FY 27 और 28 के लिए। तो वो एक चीज़ है जो हमें ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर एफएनओ के संकेतों को देखें कि एफएनओ में जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या स्ट्रेटजी आज रखनी चाहिए हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें उनको? देखिए, हमने देखा कि पुट राइटिंग जो थी 25,300 और 25,400 पे थी। कॉल राइटिंग जो हमें थी वो 25,500, 25,600 और 25,700 पे थी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आ रहा है उस लेवल पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो बैंड है अभी 25,300 और 25,500 के बीच का दिख रहा है और पुट कॉल रेशियो जो है 0.6 पे है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे कॉल्स लिखे गए हैं। FIs जो है नेट शॉर्ट रहे इंडेक्स में, थोड़ा सा लॉन्ग्स कटे हैं FIs के ओपन इंटरेस्ट में और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल उनका जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी में लगभग 780 करोड़ के नेट शॉर्ट्स रहे और ओवरऑल उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6,000 से ऊपर जो था, 6,100 के आसपास था, वो अभी 5,500 के आसपास आ गया है। तो थोड़ा सा मार्केट में जो हमने बीच में पिछले 10 दिनों में हमने लॉन्ग पोजीशंस बढ़ती हुई देखी, 22%, 22.5% देखी। अभी वो फिर से घट के 19% के आसपास आ गई है। तो शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं इस मार्केट में और वो एक चिंताजनक है, क्योंकि FIs के डायरेक्शनल जो हमने देखा था ऊपर की तरफ जाते हुए, अभी शॉर्ट्स वापस आ रहे हैं इस मार्केट में, क्योंकि एप्रीहेंशन और रिस्क काफ़ी बढ़ गया है इस मार्केट में। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। PFC REC मर्जर की जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ रही है और इसका ऐलान बजट में किया गया था। इसको लेकर सर आपका टेक क्या है? कैसा एक्शन देखेंगे हम शेयर में? देखिए, बजट में तो उन्होंने बताया था कि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे दोनों बड़े NBFCs को, और उसकी वजह से सैटरडे को हमने देखा कि PFC के बोर्ड ने अप्रूवल दी है मर्जर REC के साथ। अब ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा NBFC, जो पावर फाइनेंसिंग को करेगा। और ये अगर हम इसके देखें तो इसका टोटल बुक साइज़ जो होगा लगभग 11.5 लाख करोड़ का होगा। 20% का जो इसका वो सिंगल एंटिटी एक्सपोजर है वो उसमें अप्लाई करेगा, तो आज के डेट में कहीं पर वो ब्रीच नहीं करेगा। बट बड़ी चीज़ जो देखने को है कि गवर्नमेंट का स्टेक क्या रहेगा इस एंटिटी में, 50% से ज़्यादा रहेगा या उससे कम हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद ये है कि आज की डेट में अगर मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम देखें या मार्केट कैप के बेसिस पे इसका आंकलन करें
तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं आरईसी के, जिनको पीएफसी के शेयर्स दिए जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का शेयर स्टेक पीएफसी से 50% से नीचे घट जाएगा। तो उम्मीद ये है कि अगर गवर्नमेंट को अपना स्टेक 50% से ऊपर रखना है इसमें, तो गवर्नमेंट को इसमें फ़ंड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो देखने लायक होगा कि क्या है रेशियो, क्या आरईसी की शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के फेवर पे रहेगा। अगर फेवर पे रहता है तो गवर्नमेंट को फ़ंड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, अगर फेवर पे नहीं है तो फिर आरईसी की शेयर्स में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उस तरह से गवर्नमेंट अपना स्टेक 50% पे रखेगी उस पर। तो वो एक चीज़ है जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, वरना ये एक कंसोलिडेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पे। गवर्नमेंट अपनी बैंक्स को भी करने की कोशिश कर रही है और एनबीएफसीज को भी करने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट, तो चलिए पीएफसी और आरईसी पर नज़र तो रहेगी, बट इसके अलावा आज जो बड़ी खबर आई है वो है ब्रोकर्स के लिए, क्योंकि ब्रोकर्स के फंडिंग के लिए आरबीआई ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिख सकता है? देखिए, ब्रोकर्स की आरबीआई के जो नए नियम आए हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट नियम आए हैं, जिसके तहत ब्रोकर्स को या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हो, उनको बहुत और कैपिटल रखना पड़ेगा। वो बैंक से ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। अगर बैंक से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कोलैटरल इंक्रीज़ होगा, वो थर्ड पार्टी कोलैटरल के बेसिस पे बेस नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं आईपीओ और एफपीओ या ईसॉप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो कैप है वो बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। बट कैपिटल मार्केट एंटिटीज जैसे ब्रोकिंग हो गया या ब्रोकर्स हो गए या कोई और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उन सबको अपने कोलैटरल्स खुद रखने पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिल रही है, प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए जो फंडिंग होती है उसमें भी थोड़ा सा कर्व आ गया है। तो आरबीआई एक तरह से बोल रहा है कि हमको रिस्क कम करना है मार्केट में रिस्क काफ़ी हो गया है, उसकी वजह से ये चल रहा है। और ये जो कोलैटरल्स होंगे अब ब्रोकर्स वही कर सकते हैं जो उनके पास हैं, इंक्लूडिंग बैंक गारंटीज जब दी जाती है, या उसमें भी हमने आरबीआई ने बोला है कि कोलैटरल उनके पास वाले शेयर्स जो हैं वही दे सकते हैं, और उसमें भी आधा जो होगा 50% जो होगा वो कैश होना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैश इंसिस्टेंट और कोलैटरल जो आपके पास हैं उस पर किया है, और हेयर कट भी जो है उसको इंक्रीज़ करके 40% कर दिया गया है। तो अगर 100 रुपये लेने जा रहे हैं तो इसमें 40 रुपये आपका होना चाहिए और 60 रुपये ही आपको बैंक देगा। तो आपका जो एक्सपोजर है वो, या जो लोन आप लिवरेज कर सकते हैं मार्केट से, उसको भी कम कर दिया है। तो बैंक भी एक तरह से अपने आप को, आरबीआई भी अपने आप को, फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा टाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी आती है तो उसकी वजह से काफ़ी मार्जिन कॉल्स होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अप्रैल 1 से लागू होगा, और उस समय तक जितने भी लिवरेज होंगी तो कुछ पोजीशंस हमको घटते हुए दिखेगी। तो यहाँ से आप आगे आप देखें तो आपके जो मार्जिन फंडिंग ट्रेडेड एमटीएफ बुक है वो थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि अब आपको ज़्यादा पैसा अपफ्रंट ब्रोकर्स को देना पड़ेगा, और अगर आपको कोई ट्रेड करना है या आपको फाइनेंसिंग करनी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट वेल्थ मैनेजर्स के लिए थोड़ा सा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए। बैंक्स के लिए है ये, बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए है ये, बट वेल्थ मैनेजर्स जो है अपने फूड प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, और उसके चलते वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आती है वेल्थ मैनेजर्स के लिए। तो ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है, इंडिविजुअल्स की अगर या एंटिटीज़ जो कर रही है उनके लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि उनको ज़्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा। बट वेल्थ मैनेजर्स नए प्रोडक्ट्स ला सकती हैं जिसके तहत उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। बिल्कुल सर, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, एचयूएल से जो आइसक्रीम बिजनेस है वो डिमर्ज हो रहा है और आज उसकी अलग से जो है वो लिस्टिंग होने वाली है। तो ऐसे में इस डिमर्जर पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? देखिए, एचयूएल का डीमर्जर जो था इफेक्टिव दिसंबर 5 के आसपास था, जहां पर हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन देखी थी जिसके तहत एचयूएल का स्टॉक में गिरावट देखी गई थी। वो गिरावट जो है एक एडजस्टमेंट फैक्टर था
क्वालिटी वॉल्स के लिए, जो उनका आइसक्रीम बिजनेस है। अगर हम देखें क्वालिटी वॉल्स की बिज़नेस को, तो मार्जिन कम है, जिसके वजह से एचयूएल के मार्जिन भी कंप्रेस होते थे, पर अभी डिमर्जर हो गया है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट उतना नहीं देखने को मिलेगा एचयूएल के नंबर्स पर। हमने Q3 में भी देखा कि मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुए, क्योंकि क्वालिटी वॉल्व नहीं था उसके अंदर। अगर वैल्यूशंस को देखें तो स्ट्रीट उसको 5 टाइम्स ईवी बाय सेल्स का वैल्यूशन दे रहा है, तो लगभग 50 से 55 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। कितने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो तो स्ट्रीट दिखाएगा, बट आज की डेट में जो वैल्यूशन है वो इस हिसाब से है। और मार्केट कैप जो है 10 से 15 हज़ार करोड़ के बीच का इसका मार्केट कैप रहेगा। तो कंपनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है कंपनी इस हिसाब से। और इसके जो परफॉर्मेंस होंगे वो थोड़े से मार्केट लिंक्ड होंगे, और सीजनैलिटी क्योंकि आइसक्रीम में आती है तो वो भी सीजनैलिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। सजी सर, लिस्टिंग की बात करें तो आई फाइनेंस और फ्रैक्टल एनालिटिक्स की भी आज लिस्टिंग है। हालांकि हमने देखा कि रिटेल से बहुत ही म्यूटेड रिस्पांस मिला, और आई फाइनेंस तो किसी तरह जाके फाइनली ये भर पाया है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर, क्योंकि जो जीएमपी है यानी कि ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है, उससे तो काफी सुस्ती के ही संकेत मिल रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाए लिस्टिंग पर? ये दोनों के दोनों आईपीओ पिछले हफ्ते खुले, और इसमें जो डिमांड था बहुत ही सबड्यूड था। आई फाइनेंस तो बेरली 1% 1 टाइम्स का सब्सक्राइब हुआ। 129 का प्राइस है इसका, प्राइस टू बुक इसका देखें तो 1.45 टाइम्स दिख रहा है इसका। QIB में 1.6 टाइम्स का इसका सब्सक्रिप्शन था, बट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 1.04 के आसपास था। तो ये थोड़ी सी नर्म लिस्टिंग देखने को मिलेगी आई फाइनेंस में हमको इस बार। उम्मीद ये है कि अगर ये अपने आईपीओ प्राइस में आ जाए तो वो भी बड़ी बात है, नहीं तो ग्रे मार्केट के हिसाब से तो ये थोड़ी सी नीचे दिखा रही है। अगर हम देखें फ्रैक्टल को, तो फ्रैक्टल में 2 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ। ये भी एक डेटा एनालिटिक्स एंड एआई कंपनी है जो काम करती है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ। इसका प्राइस इसका प्राइस 900 रुपये के आसपास है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में, और लगभग इन्होंने 2833 करोड़ के आसपास उन्होंने फंड्स रेज किए हैं, जिसमें से 1000 करोड़ के आसपास जो है वो अपने लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो था ओएफएस था। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, फर्स्ट हाफ में प्रॉफिटेबल रही है, बट इंस्टीट्यूशनल डिमांड के कैसे रहेगा इसका वो एक चीज़ है, क्योंकि QIB को उतना नहीं QIB की सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं थी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 2.3 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, और तो इसका भी लिस्टिंग थोड़ा सा नरम रहने की उम्मीद है, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर है, तो हो सकता है कि कुछ बाइंग आए इस स्टॉक में आगे जाके। बट आज के डेट में अगर हम सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देखें तो नरम दिख रहा है इसका लिस्टिंग। ऑलराइट सजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम मुद्दों पर जो है हमें गाइड किया कि किस तरीके से आज मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक खबर, और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट भी समझाया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वक्त हो चला